सोचता रहता हूं तकमीले वफा कैसे हो, आदमी भी वो नहीं है तो खुदा कैसे हो। नमस्कार, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं घूमता हुआ आईना। ऐसा लग रहा है दोस्तों कि इस समय सियासत में पलटने का मौसम चल रहा है। जी हां, सही सुन रहे हैं, सियासत में इस वक्त पलटने का मौसम चल रहा है। अब तक तो बिहार में नीतीश कुमार के पलटने और इधर दिल्ली में सत्ता पलटने पर ही चर्चा हो रही थी, लेकिन इस बीच मोदी जी ने पलटी मार ली है। और पलटी भी कोई छोटी मोटी नहीं, सीधे मोदी के अपने अस्तित्व से जुड़ी पलटी है। जो मोदी ने खुद को परमात्मा का अंश होने का दावा किया था, वही मोदी अब खुद को इंसान कह रहे हैं और उससे भी बढ़कर इंसानों जैसी गलती होने की बात भी कर रहे हैं। मोदी के इस पलटी मारने के पीछे कौन सी सियासी मजबूरियां हैं, आखिर किन बातों के दबाव में आए हैं नरेंद्र मोदी, इस पर बात हम करेंगे, आगे चर्चा आगे होगी। लेकिन आपको बता दूं कि हाल ही में नरेंद्र मोदी ने अपना पहला पॉडकास्ट रिकॉर्ड किया है, जिसमें उन्होंने इंसान होने का जिक्र किया, गोधरा कांड के वक्त अपनी भावनाएं बताई और साथ ही यह भी बताया कि जब अमेरिका ने उन्हें वीजा नहीं दिया तो उन्होंने क्या प्रण कर लिया था। अपने जीवन के बहुत से राज खोलने के अंदाज में मोदी ने यह पॉडकास्ट रिकॉर्ड किया है। मोदी को उम्मीद रही होगी कि उनके बचपन से लेकर मुख्यमंत्री और फिर प्रधानमंत्री बनने के दौरान की बातों को किसी के साथ साझा करके उनकी डगमगाती कुर्सी को थोड़ा सहारा मिल जाएगा। लेकिन ऐसा लग रहा है कि मोदी यहां फिर हालात समझने से चूक गए हैं। असल में मोदी की कुर्सी पर खतरा बढ़ता ही जा रहा है और केवल मोदी ही नहीं, बल्कि मोदी के साथ जुड़े लोगों की सत्ता भी अब दांव पर दिखाई दे रही है। आप जानते हैं कि महाराष्ट्र में महायुति की सरकार बन गई है, लेकिन जिन वादों के साथ बीजेपी सत्ता में आई है, उन्हें पूरा करने में अब बीजेपी की हालत खराब हो रही है। इधर बिहार में तेजस्वी यादव नीतीश कुमार से यानी नीतीश सरकार को जिस तरह हर रोज नए नए सवालों और आरोपों के साथ घेर रहे हैं, उसमें भी सवाल उठ रहे हैं कि क्या बिहार में जल्द ही कोई बड़ा उलटफेर हो सकता है। इस बीच दिल्ली के चुनावी मैदान में अब राहुल गांधी की एंट्री भी हो रही है। 13 तारीख यानी कल राहुल गांधी के सीलमपुर में चुनावी रैली करने की चर्चा है और 27 जनवरी को मध्य प्रदेश में यानी मध्य प्रदेश के महू में जय बापू जय भीम जय संविधान रैली कांग्रेस करने जा रही है, इसी महीने की 27 तारीख को, जिसके जरिए बाबा साहब अंबेडकर के अपमान के मुद्दे पर अमित शाह और बीजेपी को घेरने का काम कांग्रेस करेगी। यानी बीजेपी को आने वाले वक्त में कई किस्म के इम्तिहानों से गुजरना होगा, यह नजर आ रहा है और इसकी शुरुआत नए साल के आगाज से ही हो गई है। बिहार से लेकर महाराष्ट्र और दिल्ली तक बीजेपी कई मोर्चों पर फंसी हुई दिख रही है। तो आइए दोस्तों, आज आईने की नजर से पड़ताल करेंगे कि किस तरह विपक्ष के दबाव में पलटी मारने को मजबूर हो गए हैं नरेंद्र मोदी, या कहें कि किस तरह विपक्ष के दबाव में नरेंद्र मोदी ने पलटी मार ली। और यह भी समझेंगे कि एनडीए को बनाए रखने में क्यों परेशान दिख रही है बीजेपी। लेकिन सबसे पहले देखिए कांग्रेस सांसद जयराम रमेश का यह ट्वीट, जिसमें फंसे हुए दिख रहे हैं नरेंद्र मोदी। जयराम रमेश ने ट्वीट में लिखा है कि यह बात वो व्यक्ति बोल रहे हैं जिन्होंने 8 महीने पहले ही खुद को परमात्मा का स्वयंभू अवतार घोषित किया था। यह स्पष्ट रूप से डैमेज कंट्रोल है। आपको याद होगा कि लोकसभा चुनावों के पहले जब मोदी ने एक इंटरव्यू में कहा था कि वो खुद में परमात्मा का अंश देखते हैं। मोदी के शब्द थे, जब तक मां जिंदा थी तब तक मुझे लगता था कि शायद बायोलॉजिकली जन्म दिया गया है। मां के जाने के बाद मैं इन सारे अनुभवों को जोड़कर देखता हूं तो मैं कन्विंस हो चुका हूं, गलत हो सकता हूं, लेफ्टिस्ट लोग तो मेरी धज्जियां उड़ा देंगे, मेरे बाल नोच लेंगे। मैं कन्विंस हो चुका हूं कि परमात्मा ने मुझे भेजा है। वो ऊर्जा बायोलॉजिकल शरीर से नहीं मिली। ईश्वर ने मुझसे कुछ काम लेना है। ईश्वर ने स्वयं ने मुझे किसी काम के लिए भेजा है। साफ तौर पर मोदी ने इस बात को कहा था कि वो नॉन बायोलॉजिकल हैं, यानी आपकी और मेरी तरह उन्होंने सामान्य जन्म नहीं लिया। जैसे धार्मिक कहानियों में देवता अवतरित होते हैं, वैसा ही अवतरण मोदी का हुआ है। उनके भक्त तो पहले ही उन्हें इस नजरिए से देखते थे। मोदी ने उनकी भक्ति पर अपनी मुहर लगाई थी, लेकिन 8 महीने बाद अब मोदी कह रहे हैं कि मैं भी इंसान हूं, कोई देवता तो नहीं हूं। दरअसल खुद को इंसान मानने की यह स्वीकारोक्ति मोदी ने एक पॉडकास्ट में की है। लेकिन अब सवाल उठ रहा है कि मोदी ने वाकई पलटी मारी है, या जैसे राम और कृष्ण जैसे अवतार इंसानी रूप में आचरण करते थे और लोगों को खुद पर सवाल उठाने का हक देते थे, क्या वैसा ही कोई खेल अवतारी मोदी अपने भक्तों के साथ कर रहे हैं?
तो मोदी ने मान तो लिया कि वो इंसान है और यह भी कह दिया कि उनसे भी गलती हुई होगी। लेकिन सवाल यह है कि क्या मोदी जानते हैं कि बतौर प्रधानमंत्री या उससे पहले बतौर मुख्यमंत्री उनसे कौन सी गलतियां हुई हैं और क्या वो उनके लिए माफी मांगेंगे? क्योंकि जब अटल जी ने यानी पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी ने उनसे राजधर्म का पालन करने को कहा था, तब तो उनकी बात मोदी ने नहीं मानी थी। जब किसानों ने साल भर लंबा आंदोलन किया, तब भी मोदी ने नहीं माना कि उनके लिए उनके द्वारा लाए गए कानून गलत थे, बल्कि उन्होंने किसानों पर ही ठीकरा फोड़ दिया था कि वो किसानों को समझा नहीं पाए। इसके लिए उन्होंने नया शब्द जाल बुना कि मेरी ही तपस्या में कोई कमी रह गई होगी, इसलिए मैं किसानों को समझा नहीं पाया। मोदी मणिपुर में भी अपनी सरकार की गलती नहीं मान रहे हैं और न ही वो चीन की घुसपैठ में अपनी कमजोरी स्वीकार कर रहे हैं। देश की प्रमुख विपक्षी पार्टी कांग्रेस बार बार कुछ सवाल मोदी के सामने खड़े कर रही है, जिनके जवाब मोदी देना ही नहीं चाहते। मोदी न ये बता पा रहे हैं कि रुपया लगातार कमजोर क्यों हो रहा है और न ही मोदी ये बता पा रहे हैं कि पेपर लीक जैसे अपराधों से कब तक युवाओं के भविष्य को दांव पर लगाया जाता रहेगा। और न ही नरेंद्र मोदी इस बात का जवाब दे रहे हैं कि अनशन पर बैठे बुजुर्ग किसान डल्लेवाल से बातचीत कर उनकी जान बचाने की कोशिश आखिर सरकार क्यों नहीं कर रही है। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने रुपए की गिरती कीमत पर क्या कुछ ट्वीट किया है, आइए जरा उसको देख लेते हैं। डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत अब तक के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गई है। इतिहास में पहली बार $1 की कीमत 86 रुपए 40 पैसे हो गई है। डॉक्टर मनमोहन सिंह के कार्यकाल में जब $1 की कीमत 58-59 रुपए थी, तब नरेंद्र मोदी जी रुपए की कीमत को सरकार की आबरू से जोड़ते थे। वे कहते थे, मुझे सब मालूम है, किसी देश की करेंसी ऐसे गिर नहीं सकती। आज वे खुद प्रधानमंत्री हैं और रुपए की गिरावट के सारे रिकॉर्ड टूट चुके हैं। उन्हें देश की जनता को जवाब देना चाहिए। रुपया जब 60 के नीचे हुआ करता था, तब यूपीए सरकार पर मोदी बेहद खराब तरीके से सवाल करते थे। लेकिन अब अर्थव्यवस्था में गिरावट से लेकर महंगाई, बेरोजगारी, कानून व्यवस्था की गड़बड़ी, किसी सवाल का जवाब मोदी के पास नहीं है। लेकिन चीन के राष्ट्रपति से उनका कौन सा नाता निकल आया और कैसे दोनों के बीच जुड़ाव हो गया, इसकी चर्चा करने के लिए मोदी तैयार रहते हैं। हालांकि इसमें भी मोदी अपने शब्दों के बुने जाल में फंस गए, क्योंकि 2025 में जो उन्होंने कहा वो 2017 में दिए बयान से अलग था। इस वीडियो को जरा देखिए, आप खुद समझ जाएंगे। और जब मैं चीन गया तो चीन के राष्ट्रपति मुझे वो अपने गांव ले गए थे, शियान में, और वो पूरा समय मेरे साथ रहे थे। और उन्होंने मुझे बताया कि ह्यूआन सांग जो चीनी फिलोसोफर था, जो वडनगर में रुका था, लंबे अरसे तक उसने अध्ययन किया था और हिंदुस्तान से जब वापस लौटा तो ह्यूआन सांग मेरे गांव में आकर के रुका था। 2014 में जब मैं प्रधानमंत्री बना तो स्वाभाविक दुनिया के लीडर से कर्टसी कॉल करते हैं। तो चीन के राष्ट्रपति शी, उनका कर्टसी कॉल आया, शुभकामनाएं वगैरह वगैरह बातें हुई। फिर उन्होंने खुद ने कहा कि मैं भारत आना चाहता हूं। मैंने कहा बिल्कुल स्वागत है आपका, आप जरूर आइए। तो कहा लेकिन मैं गुजरात जाना चाहता हूं। मैंने कहा तो और अच्छी बात है। तो उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारे गांव वडनगर जाना चाहता हूं। मैंने कहा क्या बात है, आपने यहां तक का कार्यक्रम बढ़ा दिया है। बोले तुम्हें मालूम है क्यों? मैंने कहा नहीं, मुझे मालूम नहीं। तो बोले मेरा और तुम्हारा एक स्पेशल नाता है। क्या? ह्यूएन सांग जो चाइनीज फिलोसोफर था, वो सबसे ज्यादा समय तुम्हारे गांव में रहा था, लेकिन वापस जब आया चाइना तो मेरे गांव में रहा था। तो बोले हम दोनों का ये करेक्ट है। तो एक तरफ 2017 में नरेंद्र मोदी बता रहे हैं कि शी जिनपिंग ने चीनी यात्री ह्यूएन सांग को लेकर क्या कहा था, और दूसरी तरफ अब 2025 में कह रहे हैं कि शी जिनपिंग ने 2014 में उनसे ह्यूएन सांग और वडनगर को लेकर क्या कुछ कहा था। खैर, ऐतिहासिक तथ्यों को लेकर नरेंद्र मोदी पहले भी कई गड़बड़ियां कर चुके हैं, उनमें एक और गड़बड़ी अब जुड़ गई है, यही मान लीजिए। लेकिन सवाल यह है कि शी जिनपिंग से नातेदारी निकालकर क्या मोदी चीन को भारत की सीमा में घुसपैठ करने से रोक पाएंगे, या फिर चीन को और छूट दे देंगे कि वो सीमांत प्रांतों तक आकर अपने गांव बसा ले ताकि भारत की सुरक्षा दांव पर लग जाए।
अभी पिछले हफ्ते वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह ने चीन और भारत के बीच सैन्य शक्ति की तुलना करते हुए चिंता जताई है। एयर चीफ मार्शल ने कहा है कि चीन छठी पीढ़ी के लड़ाकू विमानों का परीक्षण कर रहा है, जबकि हम अभी भी भारत में बन रहे तेजस लड़ाकू विमानों के अधिग्रहण का इंतजार कर रहे हैं। अब मोदी को कौन से पॉडकास्ट में इस सवाल का जवाब देना होगा, ये उनको सोचना चाहिए और हम सबको इसका इंतजार रहेगा। वैसे आप जानते हैं कि वो कोई भी इंटरव्यू नहीं देते हैं, लेकिन वैसे मोदी के इस पहले ही पॉडकास्ट को लेकर कई सवाल खड़े हुए हैं और खास सवाल यह है कि आखिर किसी पत्रकार के साथ ऐसी चर्चा न करके शेयर मार्केट के एक खिलाड़ी निखिल कामत के साथ नरेंद्र मोदी ने यह सारी बातें क्यों की हैं। नरेंद्र मोदी ने सत्ता के 11 सालों में एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। हालांकि अपने पसंदीदा पत्रकारों के साथ प्रायोजित साक्षात्कार उन्होंने कई बार दिए और अभिनेता अक्षय कुमार तक को इंटरव्यू दिया। लेकिन इस बार मोदी का इंटरव्यू निखिल कामत ने लिया है, जिन्होंने बहुत कम समय में शेयर बाजार से अरबों की संपत्ति बनाई है। ऑनलाइन ब्रोकिंग फर्म जिरोधा के को फाउंडर निखिल कामत ने शेयर मार्केट के साथ साथ मार्च 2023 में WTF इज विथ निखिल कामत नाम से पॉडकास्ट होस्ट करने की शुरुआत की। बाद में इसका नाम बदलकर पीपल बाय WTF रखा। कामत ने अब तक स्टार्टअप, रिटेल, ई कॉमर्स और फिटनेस सेक्टर्स के नामी गिनामी लोगों के साथ पॉडकास्ट किए, जो जाहिर तौर पर उनके क्षेत्र से जुड़े लोग हैं। लेकिन कामत ने अब तक किसी राजनेता का इंटरव्यू नहीं लिया था और शुरुआत की तो सीधे पीएम नरेंद्र मोदी को अपने सामने बिठाकर। लेकिन जिस समय देश में अडानी के मुद्दे पर विपक्ष मोदी को घेर रहा है, सेबी प्रमुख माधवी बुच पर लगे आरोपों पर मोदी सरकार से जवाब मांगे जा रहे हैं कि वो कोई कार्रवाई क्यों नहीं करती, ऐसे में शेयर मार्केट में चंद सालों में अरबों कमाने वाले निखिल कामत को इंटरव्यू देने के पीछे कौन सी राजनीतिक चाल नरेंद्र मोदी ने चली है, इस पर सवाल उठ रहे हैं। आपको बता दूं कि फोर्ब्स की 2024 की वर्ल्ड बिलियनियर्स लिस्ट के अनुसार कामत की कुल नेटवर्थ करीब $3.1 बिलियन यानी लगभग 26,000 करोड़ रुपए है। खास बात यह है कि कामत ने अपनी स्कूली शिक्षा भी पूरी नहीं की। केवल 17 साल की उम्र में 8,000 की सैलरी पर एक कॉल सेंटर में काम करना शुरू किया, फिर शेयर मार्केट में पैसा लगाया और इसमें मुनाफा होने लगा तो अपने भाई के साथ मिलकर जिरोधा की शुरुआत की। 2010 में शुरू हुई ब्रोकरेज फर्म जिरोधा का मार्केट कैप आज 64,800 करोड़ रुपए है। तो बेशक निखिल कामत ने काफी दौलत कमाई है, लेकिन क्या उनकी उपलब्धियां इतनी ज्यादा हैं कि देश के प्रधानमंत्री उन्हें इंटरव्यू दे रहे हैं, जबकि जनता के मन में मोदी के लिए कई सवाल हैं और देश में अब भी ऐसे पत्रकार हैं जो मोदी से काम के सवाल पूछ सकते हैं। लेकिन मोदी और उनका PR संभालने का काम करने वाले शायद काम के सवालों से दूर भागने में ही भलाई देखते हैं। हालांकि विपक्ष अब भी सवाल उठा ही रहा है, जिससे नरेंद्र मोदी ही नहीं बल्कि एनडीए भी फंस रहा है। जैसे तेजस्वी यादव बिहार में अराजक प्रशासनिक व्यवस्था का मुद्दा उठाकर बीजेपी और जेडीयू सरकार को घेर रहे हैं। उधर दिल्ली में भी मोदी ने शीश महल का मुद्दा उठाया तो आम आदमी पार्टी ने राजमहल पर सवाल खड़े कर दिए। इस बीच एनडीए में दिख रही दरारों पर भी सवाल उठ रहे हैं। अभी नीतीश कुमार के एनडीए न छोड़ने वाले बयान पर भी कयास लग रहे हैं कि क्या नीतीश कुमार बीजेपी को भुलावे में रख रहे हैं, क्योंकि अब 3 दिन बाद लोजपा नेता पशुपति पारस के घर पर जो दही चूड़ा भोज होने जा रहा है, उसमें लालू और नीतीश की मुलाकात तय मानी जा रही है। अभी 2 जनवरी को तेजस्वी यादव और नीतीश की हाथ मिलाने वाली तस्वीर से बीजेपी परेशान थी। अब 15 तारीख को कहीं लालू जी और नीतीश कुमार 2 पुराने दोस्त हाथ मिलाते दिखेंगे, तब नरेंद्र मोदी क्या करेंगे ये देखना होगा। शायद फिर किसी ने उभरते अरबपति के साथ कोई पॉडकास्ट में मोदी बताएंगे कि उनकी तपस्या में कहां कमी रह गई है। खैर, शायर अंजुम फौकी बदायूनी ने ठीक ही फरमाया है कि सोचने वालों की नीयत को खुदा ही जाने, सोचने वालों की नीयत को खुदा ही जाने, बात वालों को नहीं फिक्रे वफा कैसे हो। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे खबरों के नए आईने के साथ। तब तक देखते रहिए DB लाइव। नमस्कार।